नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं मनीष झा और आप देख रहे हैं मनीष लॉ क्लासेस। पिछली वीडियो में हमने एज पर कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजनशिप के बारे में जाना था, जो आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक डिनोट करता है। और आज के वीडियो में हम सिटीजनशिप एक्ट 1955 को जानेंगे, क्योंकि देखिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये बताया था कि एज पर कॉन्स्टिट्यूशन जो आर्टिकल 5 से 11 था वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वो पार्टीशन के वक्त एक टेम्प्रोरी लॉ बना दिया गया था करंट सिचुएशन को देख के। आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिटीजनशिप एक्ट 1955 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए समझते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिटीजनशिप एक्ट के बारे में। देखिए, द सिटीजनशिप एक्ट 1955 ये कहता है कि आप 5 तरीके से एक्वायर कर सकते हैं अपने सिटीजनशिप। एक्वायरिंग ऑफ सिटीजनशिप 5 वे, 5 तरीका है। और अपना सिटीजनशिप आप लॉस कर सकते हैं 3 वे, 3 तरीके से। पहले हम 5 तरीके के नाम को जानते हैं, 3 तरीके के नाम को जानते हैं, फिर उसका डिस्क्राइब करते हैं। देखिए 5 तरीका में है, पहला है बाय बर्थ, जन्म के आधार पर सिटीजनशिप एक्वायर करना। दूसरा है डिसेंट, माने वंशज के आधार पर। ज़्यादातर लोग मोस्ट प्रॉब्ली, जैसे हम आप, बहुत सारे लोग 70% लोग वंशज के आधार पर ही उनको सिटीजनशिप मिल जाता है। दूसरा होता है वंशज डिसेंट। तीसरा है बाय रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण, किसी को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। जैसे कुछ लोग बाहर रहते हैं लेकिन उनके पेरेंट्स इंडिया में रहते हैं, तो उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। हम डिटेल वीडियो में भी जानेंगे। चौथा है बाय नेचुरलाइजेशन, देसीकरण के थ्रू। किसी को इंडिया पसंद आ गया, अब उसे इंडिया की सिटीजनशिप चाहिए, तो उसके लिए क्या प्रोसेस है। और पांचवा है बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। मान लीजिए कोई भी अर्जित कोई भूमि अगर हम जिसे अपने में मिला रहे हैं, तो उनके पीपल को भी तो इंडियन सिटीजनशिप देना होगा, उसे कहते हैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। तो आइए जानते हैं पहले 5 एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप को डिटेल में। देखिए पहला है बाय बर्थ, मतलब जन्म के आधार पर। कंडीशन ये था कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, उसके बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो 26 जनवरी 1950 से कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया। तो कॉन्स्टिट्यूशन ये बोला कि आप 26 जनवरी 1950 से लेकर 1 जुलाई 1987 तक जो लोग इंडिया में हैं उन्हें जन्म के आधार पर सिटीजनशिप मिल जाएगा 1987 तक। ये 30 साल का कॉन्डम था। तो 1950 से लेकर 1987 तक नेशनलिटी जो मिलता था वो एज पर बाय बर्थ मिलता था, मतलब जन्म के आधार पर सिटीजनशिप मिल जाता था। लेकिन उसके बाद देखा गया यहाँ कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो उस प्रॉब्लम को सुधारने के लिए फिर से एक अमेंडमेंट किया गया और ये लाया गया प्रस्ताव कि 1 जुलाई 1987 माने 1 जुलाई 1987 के बाद से लेकर 3 दिसंबर 2004 माने 3 दिसंबर 2004 तक जो बच्चे यहाँ जन्म लेंगे उनके पेरेंट्स का भी यहाँ जन्म होना चाहिए, तभी उनको इंडियन सिटीजनशिप मिलेगा। पहला था कि 26 जनवरी 1950 से लेकर 1987 तक, 1 जुलाई 1987 तक बाय बर्थ के नाम पे मिलता था। दूसरा था कि 1 जुलाई 1987 से लेकर 2004 तक, 3 दिसंबर 2004 तक जिस बच्चे का जन्म इंडिया में हुआ है उनके पेरेंट्स का जन्म भी इंडिया में होना चाहिए, तभी उनको इंडियन सिटीजनशिप मिलेगा। और थर्ड आया 2004 में, फिर से एक अमेंडमेंट किया गया कि 2004 से लेकर 3 दिसंबर 2004 से लेकर टिल 2019 तक, मतलब जो नया CEA 2019 बना, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, वहां तक ये बताया गया कि बच्चे का जन्म इंडिया में होना चाहिए, पेरेंट्स का भी जन्म इंडिया में होना चाहिए। अब ये कि पेरेंट्स इलीगल वे, मतलब इलीगल इमिग्रेंट्स ना हो, इलीगल इमिग्रेंट्स ना हो, मतलब अवैध प्रवासी ना हो, वो ऐसे माइग्रेंट हो जो लीगल डॉक्यूमेंट हो उनके पेरेंट्स के पास कि हाँ आप, सपोज कीजिए कि आप स्टूडेंट, 1 मिनट सॉरी, सॉरी टू डिस्टर्ब। हाँ, तो देखिए मैंने क्या बोल रहा था कि आप, पहले तो था कि आप 26 जनवरी 1950 से लेकर 1 जुलाई 1987 तक आप बाय बर्थ यहाँ की इंडियन सिटीजनशिप कहलाओगे। फिर 1 जुलाई 1987 से लेकर 3 दिसंबर 2004 तक आप यहाँ जन्म होने चाहिए और आपके पेरेंट्स भी यहाँ जन्म होने चाहिए, तो आपको इंडियन सिटीजनशिप मिलेगा। और 2004 से लेकर 2019 के बीच में ये प्रावधान आ गया कि आप यहाँ जन्म होने भी चाहिए, आपके पेरेंट्स का भी यहाँ जन्म होना चाहिए और पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट लीगल हो, वो इलीगल इमिग्रेंट्स ना हो, मतलब अवैध प्रवासी ना हो। सपोज कीजिए कोई इंसान आता है किसी देश में अगर पढ़ाई करने के लिए, तो वो आया एज ए स्टूडेंट और बन गया यहाँ बाप, तो ऐसे तो चलेगा नहीं। तो उसे वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि हाँ भाई वो इंडियन सिटीजन ही है, उनके पेरेंट्स भी इंडियन सिटीजन है, तभी उनके बच्चे को भी इंडियन सिटीजन मिलेगा।
ये 2019 के अमेंडमेंट में है और बहुत कुछ है 2019 के अमेंडमेंट में, वो आपको बताएंगे। तो बाय बर्थ समझ गए। नंबर 2 है बाय डिसेंट, मतलब वंशज के आधार पर। देखिए मोर और लेस ज़्यादातर लोगों को वंशज के आधार पर ही सिटीजनशिप मिल जाती है। जैसे सपोज कीजिए मैं ही, तो मुझे मेरे फादर के यहाँ जन्म है, मेरे फादर के फादर मेरे दादाजी के यहाँ जन्म है, उनके पिताजी उनके दादाजी मतलब मेरे परदादा तक यहाँ जन्म है, ठीक है, 5-7 पीढ़ी भी यहाँ जन्म लिए हुए हैं। तो इस बेसिस पे मुझे वंशज के आधार पर, मतलब मोस्ट प्रॉब्ली लोगों को 70% लोगों को बाय डिसेंट मतलब वंशज के आधार पर ही सिटीजनशिप मिल जाती है। इसमें भी अब 2 कंडीशन है कि 26 जनवरी 1950 से लेकर 1992 मतलब 10 दिसंबर 1992 तक जो लोग इंडिया में जन्म लिए थे उनके फादर इंडिया के होना चाहिए। ये सिंपल था कि फादर इंडिया के होना चाहिए। अब ऐसे में प्रॉब्लम हो गया, इतना दिन तो ठीक था, ऐसे में प्रॉब्लम ये हो गया कि एक बच्चे पे हक मदर और फादर दोनों का इक्वली होता है। तो ऐसे में मान लीजिए कोई मदर अगर इंडियन हो और किसी बच्चे का फादर अगर फॉरेन का हो, तो उस बच्चे को क्या इंडियन सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, क्योंकि उसकी मम्मी तो इंडियन है। तो ऐसे में एक पिटीशन फाइल हुआ और ये कहा गया कि आप कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इक्वली सबको ट्रीट किया जाएगा, तो यहाँ बच्चे को एज पर फादर ही क्यों देखा जाता है? अगर फादर इंडियन सिटीजन होगा तो ही मिलेगा, मदर अगर इंडियन सिटीजन हुई तो क्यों नहीं मिलेगा? तो कोर्ट ने जाना और इस चीज को अमेंडमेंट करके कर दिया गया। 10 दिसंबर 1992 से लेकर 2004 के बीच में ये घोषित किया गया कि बच्चे के मदर और फादर एनी वन दोनों में से कोई एक भी अगर इंडियन सिटीजन है तो उस बच्चे को इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगा। ये 2 प्रावधान था बाय डिसेंट में वंशज के आधार पर। तीसरा था बाय रजिस्ट्रेशन मतलब पंजीकरण। बाय रजिस्ट्रेशन उनके लिए होता है जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होते हैं। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपके पेरेंट्स इंडिया में हैं और आप फॉरेन गए हो या किसी दूसरे देश गए हो पढ़ाई के लिए या किसी पर्पस के लिए और वहाँ बहुत दिन से रह रहे हो, 2-4 साल 5 साल रह रहे हो, तो आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहलाओगे, क्योंकि आपके पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स तो यहीं रहते हैं, आप बस दूसरे देश गए हो घूमने फिरने के लिए, अभी तक इंडियन सिटीजनशिप नहीं लिए हो। तो मान लो जब आप बाहर से आओगे तो आपको इंडियन सिटीजन मिल जाएगी, बशर्ते आपके लिए 2 कंडीशन हो जाएगा। 2 कंडीशन हो जाएगा। पहला ये कि आपको तो इंडिया में 7 ईयर्स रहना होगा, उसके बाद रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होगा। और दूसरा ये कि आप इन सब देशों में ना गए हों, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, ईरान, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, इन सब देशों में घूम फिर के ना आए हो। इन सब देशों में अगर आप घूमने फिरने जाते हो, किसी पर्पस से रहने जाते हो और ये कहते हो कि मेरे ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया के थे, तो आपको यहाँ बाय रजिस्ट्रेशन के थ्रू भी सिटीजनशिप नहीं मिलेगा। क्लियर? बाय रजिस्ट्रेशन उन्हीं को मिलता है जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होते हैं, जिनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया के हो, वो बाहर हो, सिवाय ये 7 कंट्री के, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, ईरान, भूटान, श्रीलंका, नेपाल, ये सब। और दूसरा आपको यहाँ आके 7 ईयर्स रहना होगा, उसके बाद अप्लाई करना होगा। ये नहीं कि हम 7 ईयर्स हो गया अब मुझे सिटीजनशिप दे दो। जस्ट लाइक कि आपको कोई भी गवर्नमेंट जॉब देने के लिए 10th क्लास सर्टिफिकेट जरूरी होता है कि आप 10th क्लास पास होना चाहिए। तो आप ये तो नहीं कह सकते ना कि मुझे 10th क्लास मैं पास कर गया हूँ, मेरे पास सर्टिफिकेट है, मुझे गवर्नमेंट जॉब दे दो। आपको प्रॉपर एक एग्जाम देना होता है, पास करना होता है, फिर जाके गवर्नमेंट जॉब मिलता है। उसी तरह आपको पहले 7 ईयर्स रहना होगा, फिर आपको अप्लाई करना होगा। तो इसमें 2 कंडीशन था। चौथा है बाय नेचुरलाइजेशन मतलब देसीकरण। मान लीजिए किसी को इंडिया पसंद आ गया, कोई यहाँ आया और इंडिया की चकाचौंध को देख के उन्हें पसंद आ गया, अब उसे मन है कि मुझे इंडिया में ही रहना है, ठीक, तब उसके लिए भी 2-3 कंडीशन है। पहला ये कि अगर वो इंडिया में है तो उसे 12 साल से ज़्यादा इंडिया में रहना होगा। मान लीजिए कोई अब एक दिन में कोई आके हमारा कल्चर तो नहीं सीख सकता इंडिया का, हम लोग हैं वसुधैव कुटुंबकम, लेकिन ठीक है, बस आप इंडियन सिटीजन चाहिए आपको, तो आपको हमारे देश में रहना होगा, हमारे देश में ढलना होगा, एज पर इंडियन सिटीजन लगना भी होगा ना। तो आपको मोर देन 12 ईयर्स यहाँ एक रेसिडेंट वे में रहना होगा कि आप यहाँ 12 साल से रह रहे हो, ठीक। दूसरा, आपको किसी एक लैंग्वेज की जानकारी होनी चाहिए, आप नोइंग नॉलेज हो किसी, हमारे ऑफिशियल टोटल लैंग्वेज हैं 22 एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। आप उस 22 में से एटलीस्ट 1 लैंग्वेज को जान सकते हो, एक लैंग्वेज की आपकी जानकारी होनी चाहिए, वो भी अच्छी। मान लो आप हिंदी जानते हो, आप तमिल जानते हो, तेलुगु जानते हो, मराठी जानते हो, कुछ भी एक लैंग्वेज आपको कम से कम अच्छी से नॉलेज होनी चाहिए। पहला हो गया 12 साल से ज़्यादा आपको यहाँ रहना होगा। दूसरा, आपको कम से कम एक लैंग्वेज, 22 लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज आपको जानना चाहिए अच्छी तरीके से। दूसरा,
आपका आर्ट्स और साइंस मतलब कला और विज्ञान के क्षेत्र में कुछ योगदान हो, कुछ आपका उसमें महत्वपूर्ण कदम हो, आप उसके लिए कोई नोइंग पर्सन हो। जस्ट लाइक एक एग्जांपल दूं तो आप अदनान सामी को जानते हो, वो इंडियन सिटीजन है अभी हैं, वो 10-12 साल से ज़्यादा यहाँ इंडिया में रह चुके हैं। उनका कला और विज्ञान में भी योगदान है, जैसे कि वो संगीत जानते हैं तो उनका कला में योगदान है। उसके बाद वो एक डिसेंट पर्सन है मतलब अच्छे व्यक्तित्व के हैं। और चौथा, वो कभी अभी तक इंडिया में जेल नहीं गए हैं, तो ये एक अच्छा आपका कैरेक्टर बताता है कि आप जेल नहीं गए हैं, अच्छे आदमी हैं, 10-12 साल से इंडिया में रह रहे हैं, लैंग्वेज भी जानते हैं वो। अब उसके बाद वो अभी तक कोई उनका कला और विज्ञान में उनका क्षेत्र मतलब योगदान है, वो संगीत जानते हैं, तो इस बेसिस पे उनको बाय नेचुरलाइजेशन देसीकरण करके उनको सिटीजनशिप मिल जाएगा। अब आता है पांचवा, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, मतलब कोई भी अर्जित भूमि, सपोज कीजिए 16 मई 1975 को सिक्किम को इंडिया का पार्ट बना दिया गया था। तो अब जब सिक्किम को इंडिया का पार्ट बना दिया गया तो वहाँ के पीपल को भी तो इंडियन सिटीजनशिप देना होगा। इसीलिए कहा जाता है कि इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी मतलब जो भूमि या जो क्षेत्र हम अर्जित करेंगे, जिस क्षेत्र को अपने में मिलाएंगे, वहाँ के पीपल को भी हमें सिटीजनशिप देना होगा। तो ये 5 तरीके थे, 5 वे थे एक्वायरिंग ऑफ सिटीजनशिप मतलब सिटीजन नागरिकता लेने की। पहला था बाय बर्थ जन्म के आधार पर, दूसरा था डिसेंट वंशज के आधार पर, तीसरा था रजिस्ट्रेशन पंजीकरण के आधार पर, और चौथा था बाय नेचुरलाइजेशन देसीकरण के आधार पर, पांचवा था इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी अर्जित भूमि के आधार पर उनके लोगों को भी सिटीजनशिप दिया जाएगा। आई होप ये पांचों एक्वायरिंग ऑफ सिटीजनशिप आपको क्लियर होगी। अब आते हैं लॉस ऑफ सिटीजनशिप, आपकी नागरिकता खो कैसे सकती है वो देखिए। तो इसमें है 3 वे। पहला है रिनंसिएशन, पहला है बाय रिनंसिएशन। रिनंसिएशन का मतलब होता है त्याग करना, सेल्फ वॉलेंटरी। आप खुद अगर किसी चीज को त्याग करते हो, सपोज कीजिए आपको अब इंडिया पसंद नहीं आ रहा है, बाहर में रहने लगे, आपको बाहर पसंद है, तो आप खुद अपना सिटीजनशिप त्याग कर दो, खुद बाय सेल्फ, उसे कहते हैं रिनंसिएशन। आप खुद से अपनी सेल्फ वॉलंटरी के हिसाब से भी आप अपनी सिटीजनशिप त्याग कर सकते हो, वो हो गया बाय रिनंसिएशन, ऐसे आपका सिटीजनशिप चला जाएगा। दूसरा बाय टर्मिनेशन, कहते हैं किसी को टर्मिनेट कर दिया, बर्खास्त कर दिया, तो बर्खास्त के तरीके से भी, मान लीजिए वो टर्मिनेशन कब आएगा, मान लीजिए आप ड्यूअल सिटीजनशिप ले लिए हो, मतलब इंडिया में भी यहाँ की सिटीजन बने हुए हो और दूसरे देश में जाके वहाँ भी सिटीजन ले लिए हो, तो ऐसा नहीं चलता है। हालांकि किसी देश में नहीं चलता और इंडिया में भी नहीं है ड्यूअल सिटीजनशिप, यहाँ सिंगल सिटीजनशिप की पॉलिसी चलती है। तो जहाँ गवर्नमेंट को ये पता चला कि आप इंडिया में भी रह रहे हो और फॉरेन देश के भी सिटीजनशिप ले लिए हो, तो आपकी सिटीजनशिप कैंसिल हो जाएगी, तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो ये हो गया बाय टर्मिनेशन। तीसरा आता है डिप्रीविएशन मतलब वंचित। डिप्रीविएशन मतलब वंचित कर दिया जाए आपको। वंचित आपको किस तरीके से किया जाएगा, तो मान लीजिए कि आप यहाँ सिटीजनशिप अगर फ्रॉड तरीके से लिए हो, इलीगल डॉक्यूमेंट शो करके आप यहाँ के सिटीजनशिप एक्वायर किए हो, और ये बात अगर अंडर होम मिनिस्टर किसी को भी पता चलती है तो आपकी सिटीजनशिप जा सकती है। दूसरा है, मान लीजिए इंडिया का किसी भी कंट्री से वार हो रहा है और आप इंडिया के अगेंस्ट, इंडिया के सपोर्ट में ना हो कि दूसरे देश के सपोर्ट में होने लगे और उनके फेवर में कुछ बोलते हो, तो आपकी सिटीजनशिप चली जाएगी। तीसरा है कि आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हमेशा लॉयल रहना पड़ेगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लॉयल रहना पड़ेगा। और चौथा है कि आप अगर नेचुरलाइजेशन के थ्रू इंडिया में सिटीजनशिप लिए हो, बाय नेचुरलाइजेशन जो अभी हमने थोड़ी देर पढ़ा, जैसे लाइक अदनान सामी एग्जाम्पल थे, कि अगर आप बाय नेचुरलाइजेशन इंडिया में सिटीजनशिप लिए हो और फिर अगर आप कहीं बाहर देश घूमने गए हो और आपका वहाँ अगर 5 साल से ज़्यादा घूमना फिरना हो रहा है और वहाँ अगर आप 2 बार जेल जा चुके किसी पर्पस के कारण, तो आपकी सिटीजनशिप यहाँ से चली जाएगी। तो ये थी वहाँ के बाय डिप्रिवेशन मतलब वंचित कर दिया जाए आपको सिटीजनशिप से, उनके ये 4-5 तरीके थे। तो हमने एक्वाजिशन ऑफ सिटीजनशिप 5 वे में जाना, बाय बर्थ जन्म के आधार पर, बाय डिसेंट वंशज के आधार पर, बाय रजिस्ट्रेशन पंजीकरण के आधार पर जहां पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन PIO, और बाय नेचुरलाइजेशन देसीकरण के आधार पर, और पांचवा था बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी अर्जित भूमि के आधार पर। और लॉस ऑफ सिटीजनशिप 3 वे में था, पहला था द रिनिएंशिएशन, दूसरा था टर्मिनेशन और तीसरा था आपका डिप्रीविएशन।
अब देखिए नेक्स्ट पार्ट में जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 को बताऊंगा, तब बताऊंगा यहाँ जो इलीगल इमिग्रेंट्स थे, जो अवैध प्रवासी थे, और सिटीजनशिप अमेंडमेंट क्यों किया गया, इस सब की डिटेल वीडियो आपको सिटीजनशिप एक्ट अमेंडमेंट 2019 में पता चलेगी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और कुछ सुझाव हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।